चलो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट। ऑलरेडी मैंने आपको मैथ्स एंड स्टैट्स का प्रोवाइड कर दिया है। अब हम स्टैट्स का करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 224 टू 365। इसमें पूरा स्टैट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड है। अब जैसा कि आपको पता है स्टैट्स में जो पहला टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, जो कि पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो आपको इसको इफेक्टिव रिवीजन करने के लिए तो आपको इसको क्या करना चाहिए, मैंने एक एसडीडी का 14 मिनट का वीडियो और एक सैम्पलिंग का 12-13 मिनट का वीडियो है शॉर्ट रिवीजन का, आपको पहले तो वो देख लेना चाहिए। तो उसमें पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा, तो वो इफेक्टिव तरीका है। स्टिल मैंने 10-12 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो निकाला है, तो हम वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 पे आप द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन। नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दिखता है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड में। क्लियर। नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो भी होता है वो बॉक्स हेड पे दिखता है। नेक्स्ट, हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा इज ऑब्जर्व्ड इन किस में। हिडन ट्रेंड हमेशा बच्चे लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ही दिखता है, ऑल ऑफ दिस में नहीं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, या ए और सी। करेक्ट आंसर इज ए और सी। टाइम के लिए बोला तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। नेक्स्ट, डिवाइडेड बार चार्ट। तो डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ए और बी, ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, ए एंड बी। नेक्स्ट, a frequency distribution arranges observation in an increasing order, arranges observation in terms of number of groups, relates to a measurable characteristics, all of this। again इसका आंसर बच्चे लोग इज all of this। समझा? यस सर, क्योंकि ये तीनों के लिए वैलिड पॉइंट है। तो नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल, एनी एट्रीब्यूट, एनी ऑफ दिस। तो आंसर इज एनी ऑफ दिस, क्योंकि तीनों के लिए लग सकता है। डिस्क्रीट के लिए भी बना सकते हैं, कंटिन्यूस के लिए बना सकते हैं, और एट्रीब्यूट्स के लिए तो बना ही सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर हिस्टोग्राम, या फिर ए और बी, या ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इज ए और बी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी कर सकते हैं लिमिटिंग फॉर्म, और हिस्टोग्राम के लिए भी कर सकते हैं। 147 232 मतलब द सैम्पलिंग distribution is distribution of sample observation, the distribution of random sample, the distribution of parameter, या फिर probability of the samplers, the probability distribution of a statistic. तो correct answer is the probability distribution of a statistics. Clear? Next, simple random sampling is very effective if population is not very large, the population is not much heterogeneous, the population is partitioned. Correct answer is the population is not much heterogeneous. Next, according to Niemann's allocation क्या बोलता है, sample size जो है वो proportional होना चाहिए population के size से। और last, which sampling is based to the discretion of the sampler। तो sampler के description पे जो based है वो है purposive sampling। कौन सा sampling? Purposive sampling। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने थियोरी क्वेश्चंस बताया है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको इफेक्टिव रिवीजन इसका करने के लिए जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा है ना, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उससे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14 एमओसीटी एंड एमओडी। सबको पता है बहुत ही ज़्यादा वेटेज, हाई वेटेज चैप्टर है, तो ये भी करना है। पहले कुछ थियोरी देखो। फॉर ओपोनेंट क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर। तो ओपोनेंट क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा मीडियन अच्छा होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोस्ट कॉमनली यूज बोला तो अरिथमेटिक मीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। तो डिफिकल्ट टू कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन होता है। नेक्स्ट, weighted averages are considered when the data are not classified, the data are put in the form of group frequency, all the observations are not of equal importance, both A and C। तो weighted average हम तभी कंसिडर करते हैं जब data are put in the form of grouped frequency distribution, मतलब F और X का कॉलम। नेक्स्ट 240, quartiles can be determined using क्या, quartiles के लिए आपको बनाना पड़ेगा ogives। क्या बनाना पड़ेगा? ogives। नेक्स्ट, तो समझ गए। नेक्स्ट अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मीडियन पूछा है और 4 ऑब्जर्वेशंस दिया है, एक एक्स और एक एक्स बाई टू, और इसका मीडियन दिया है, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो मीडियन का कैसे करते हैं सर? मीडियन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, एक एक्स है, एक x/2 है,
एक x/3 है, एक x/5 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बचा तुम्हारा 4 है। 4 इवन होता है कि ऑड होता है? इवन। तो इवन है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिडल दो ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो x/2 प्लस x/3 डिवाइड बाय क्या करने का 2। इसका जो मीडियन है वो गिवन है, दैट इज 10। तो 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 2x अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया बेसिकली 10 इज इक्वल टू 5x। व्हाट इज 6 2 ज़ा 12। तो ये 12 इधर भेजो। 120 इज इक्वल टू 5x। तो x हो जाएगा 120 बाई 5 दैट इज 24। तो जो आपका x का वैल्यू बच्चे लोगों को कितना आएगा? 24 आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ। बाहर पे थोड़ा आवाज़ है, आपको पता है गणपति का टाइम है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ उसको अवॉइड करना। 242 पे मीन इज 3.57, मोड इज 2.13, वैल्यू ऑफ मीडियन। तो आपको एक फॉर्मूला पता है एम्पेरिकल रिलेशन का, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू कितना? 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका जो मीन है वो 3.57 है, आपका जो मोड है वो 2.13 है। 3 टाइम्स मीन अगेन इज 3.57, मीडियन आपको पता नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.44 आएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3.57 माइनस मीडियन। तो 1.44 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.48 आएगा इज इक्वल टू 3.57 माइनस मीडियन। तो मीडियन का आंसर कैसे निकलेगा? 3.57 माइनस 0.48 दैट इज 3 पॉइंट बच्चे लोग कितना? 09। तो करेक्ट आंसर इज 3.09, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है सर? सर पहले तो QD का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसको बोलते हैं सेमी। तो इंटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स QD इक्वल टू Q3 माइनस 1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज डबल होता है क्वार्टाइल डिविएशन का। क्या होता है? डबल। क्लियर? सो इसका आंसर इज डबल। नेक्स्ट ऑफ ये बहुत अच्छा सम है 244, इसको आप LDR मार्क करना। अच्छा सम है मतलब ये। इसमें बोला है द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x प्लस 2y इक्वल टू 17। आगे बोला है मीन डिविएशन ऑफ y इज अबाउट मीन इज 5, कैलकुलेट मीन डिविएशन ऑफ x अबाउट मीन। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया है ना उससे आपको निकालना पड़ेगा मॉड बी। मॉड बी कैसे निकालता है? मॉड बी लेके कोएफिशिएंट ऑफ x को कोएफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5/2। अब आपको MD ऑफ y दिया है, सो व्हाट इज MD ऑफ y का फॉर्मूला? मॉड b इंटू MD ऑफ x। तो MD ऑफ y इज गिवन एज 5, मॉड b मिला 5/2 और MD ऑफ x पता नहीं, तो 5 कट जाएगा तो MD ऑफ x बच्चा तेरा जो तो आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 कौन से ऑप्शन में सर? 2 है ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 245 एवरेज सैलरी ऑफ 50 men is ₹80. It was found that salary of 2 of them were 46 and 28, which was wrongly taken as 64 and 82. रिवाइज सैलरी पूछा है। तो पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा करेक्ट सैलरी। कैसे ढूंढेंगे करेक्ट सैलरी? बहुत सिंपल टेक्निक है। जो पहले रॉन्ग सैलरी है उसको रॉन्ग नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई करो, 80 इंटू 50। अब जो आपने रॉन्ग ले लिया उसको सब्ट्रैक्ट करो। हमने रॉन्ग लिया 64 एंड 82, करेक्ट क्या लेना चाहिए था? 46 एंड 28। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने का 50 इंटू 80 होता है 4000, वापस अभी 64 82 46 28, तो ये होता है 74 में से 64 गया तो 10, तो 10 में से 82 इज माइनस 72 हो जाएगा। तो आपको 4000 माइनस 72 करना है जो आएगा 3928। अब करेक्ट मीन के लिए क्या करेंगे? करेक्ट मीन के लिए 3928 विल गेट डिवाइडेड बाय 50। तो 5 का डबल से इसको करोगे तो 57 ज़ा 350 बचेगा 428। तो 78 ज़ा 78.56 इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट सैलरी 78 पॉइंट कितना 56, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आउट 246 पे अगर मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज x, तो अगर k सारे ऑब्जर्वेशन में ऐड किया तो नया मीन क्या आएगा? आपको पता है कि मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन से फ़र्क पड़ता है। तो अगर पहले का मीन x था अभी k से बढ़ा दिया तो नया मीन क्या हो जाएगा? x प्लस k हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। नेक्स्ट आउट 247 वेरिएंस ऑफ x 5 है, आपको वेरिएंस इसका पूछा है। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, वेरिएंस में बहुत लोग गलती करते हैं। ये इक्वेशन है y इक्वल टू 2 माइनस कितना 3x, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ y ढूंढने के लिए। वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला ना याद रखना होता है मॉड b का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। क्या होता है फॉर्मूला? मॉड b का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x।
तो पहले इक्वेशन से हम मॉड बी निकालेंगे। मॉड बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 और मॉड आएगा तो ये हो जाएगा 3। तो मॉड बी तुम्हारा 3 है। अब वेरिएंस ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स 5 है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5। व्हाट इज 9 5 ज़ा 45। तो वेरिएंस ऑफ वाई जो आएगा वो 45 आएगा, विच इज़ इन ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर, यस सर। 248 हार्मोनिक मीन पूछा है इस ऑब्जर्वेशन का। हार्मोनिक मीन का सबको पहले फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है n अपॉन समेशन 1/xi। तो n ऐसे रहेगा, नंबर ऑफ पोजीशन की n है। अब नीचे 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, हाफ का 2, 1/3 का 3, वैसे ही 1/n का क्या होगा, n होगा। तो ये n हो गया। ऊपर 1 से लेके n है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 ऊपर चले जाएगा और n कट जाएगा तो आंसर विल बी 2 टाइम्स 2 अपॉन n प्लस 1। क्या आएगा आंसर, 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर, यस सर। 249 मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 110 kg। अगर 5 का वेट उसमें से 100 है, अनदर 5 का 125 है, तो आपको पूछा रिमेनिंग का कितना। तो बेस्ट तरीका क्या है, टोटल 15 स्टूडेंट है, एवरेज 110 है सबका, तो 15 इंटू 110 कर लो, आ जाएगा 1650। अब इसको आपको क्या करना है ना, 3 पार्ट्स में बांट देना है। एक पार्ट में हम लेंगे 5 बच्चा जिसका एवरेज वेट 100 है। एक पार्ट में भी लेंगे हम 5 बच्चा जिसका एवरेज वेट 125 है। अब 10 बच्चे चले गए, 15 थे तो यहाँ पे 5 बचा, अपने को इसका ढूंढना है। तो इसका पहले टोटल क्या होता है 500, इसका क्या होता है 625। तो आपको क्या करना है, 1650 में से 500 और 625 माइनस करना है। तो अगर आप करोगे तो ये 525 बचेगा। तो ये कितना आएगा बच्चे लोग, याद आएगा 525 डिवाइड बाय 5 विच इज़ नथिंग बट 105 kg। कितना kg आएगा, 105 किलो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझा 249, यस सर। 250 A lady travel at a speed of 20 kilometers per hour and returned at a quicker speed. Average speed of whole journey is 24 km। मतलब ये HM का सम है। What is HM का फॉर्मूला, 2AB अपॉन A प्लस बी। तो आपका जो HM है वो 24 दिया है, 2 टाइम्स A आपको 20 दिया है, B हमें पता नहीं है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा A प्लस बी। A प्लस बी मतलब ये हो जाएगा 20 प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, नंबर को इधर भेज दो, या तो इसको छोटा कर दो, 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब कर लो 3 इंटू 20 प्लस बी इज इक्वल टू 5b। अब ओपन कर लो, व्हाट इज़ 3 20 ज़ा 60, व्हाट इज़ 3 इंटू बी 3b इक्वल टू 5b। 5b में से 3b गया तो 2b, तो 60 अगर 2b है तो b कितना हो जाएगा 30। मतलब वो कितने स्पीड पे रिटर्न आया, तो रिटर्न आया 30 किलोमीटर की स्पीड पे, जो है आंसर नंबर ऑप्शन बी। क्लियर, यस सर। 251 पे हो, 5 क्वांटिटी का एवरेज 6 है, उसमें से 3 का एवरेज 8 है, तो रिमेनिंग 2 का कितना। तो 5 को पहले 2 पार्ट में बांट दो, 3 क्वांटिटी और एक कितना क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी। 5 का एवरेज 6 है तो अपन कर देंगे 5 इंटू 6 जो 30 हो जाएगा। 3 का एवरेज 8 है तो 3 इंटू 8 कर देंगे 24। तो बचा कितना, 30 में से 24 गया तो ये 6 आ जाएगा, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो आपका मीन कैसे निकालेंगे आप, 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, दैट इज इक्वल टू 3। तो एवरेज जो है 2 कंपोनेंट का वो कितना है, 3 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आओ, मीडियन पूछा है, मीडियन गिवन है 25, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और आपको इसका मीडियन ढूंढना है। तो कितने ऑब्जर्वेशन से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है n, 10 क्या होता है इवन की ऑर्डर, सर इवन। इवन का मीडियन क्या होता है सर, मिडल 2 ऑब्जर्वेशन को ऐड करना। तो 5th ऑब्जर्वेशन 10 का मिडल 2 हो जाएगा, 5th और 6th। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x+2 और x+4 को ऐड करना पड़ेगा और उसका एवरेज करने के लिए डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। व्हाट इज मीडियन का आंसर सर, 25। व्हाट इज x प्लस एक्स, 2x प्लस 6 अपॉन 2। ये 2 उधर भेज दो, 25 इंटू 2 कितना होता है 50। तो 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। व्हाट इज 50 माइनस 6, 44। तो 44 अगर 2x है तो x क्या हो जाएगा बच्चे लोग 22। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग कितना आएगा, 22 आएगा, विच इज़ इन ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। समझा लॉजिक, यस सर। ऑड रहता है तो सीधा मिडल ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होता है, इवन रहेगा तो एवरेज ऑफ मिडल 2 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आओ, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 2 है तो वैल्यू ऑफ n बताना है। व्हाट इज SD ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, सर शॉर्टकट था अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो आपको ये दिया है 2,
ये है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो रूट हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1/12। अब ये 12 उधर भेज दो, व्हाट इज 12 4 ज़ा 48, 48 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन स्क्वायर विल बिकम 49, तो एन विल बी कितना 7, मतलब 7 ऑब्जर्वेशंस है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आता है। तो ये ना शॉर्टकट भी है सीधा, मैंने पढ़ाया है, 7 का 2 होता है और 5 का बोलेगा तो √2 होता है। कितना होता है √2। क्लियर। नेक्स्ट आओ, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है 3 ऑब्जर्वेशन का, 40 50 एक्स का 10 दिया है, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको मल्टीप्लाई, रेस टू कितना ऑब्जर्वेशन है 3, तो 1/3, इसकी वैल्यू 10 दी है, तो 1/3 हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे। तो 40 × 50 × x करोगे तो 2000 x आएगा, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, तो x हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2000, दैट इज इक्वल टू कितना, हाफ। तो जो आपका आंसर करेक्ट आएगा दैट इज इक्वल टू कितना, हाफ। क्लियर। यस सर। 255, द मेन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर 50% इज 5850। बाद में पता चला कि एक पर्सन का हमने सैलरी रॉन्गली 8000 ले लिया इंस्टेड ऑफ 7800 करेक्ट सैलरी। इसको करने का एक और टेक्निक है। करेक्ट सैलरी आप कैसे ढूंढोगे, देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, रॉन्ग सैलरी जो है पहले वो लिख देना है, मीन उसका 5850। अभी आपने गलती क्या किया, आपने गलती से 8000 लेना चाहिए था 7800। तो आपको क्या करना है, -8000 प्लस 7800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका साइन प्लस ही रहेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपके सर 50, तो डिवाइड बाय 50 हो जाएगा। तो ये 5850 को कुछ नहीं करना है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ये आएगा बच्चे लोग कितना, -200, तो -200/50, 200/50 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 5850 माइनस 4 इस कितना, 5846। तो करेक्ट आंसर आएगा 5846। समझा। तो जितना चेंज हुआ ना उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेने का, अगर उसका डिफरेंस प्लस में तो बढ़ जाएगा आंसर, माइनस में तो कम हो जाएगा। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट, अगर सम ऑफ स्क्वायर्स दिया है, मतलब ये समेशन एक्स स्क्वायर है, ये एन एस डी है, तो मीन बोला है। व्हाट इज एस डी का फॉर्मूला, सर एस डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। तो एस डी हमको दिया है 7 अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर सर 3390, एक्स एन कितना है 30, एक्स बार अपने को पता नहीं है, बराबर है। तो अगर अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे लोग 49, और यहाँ पे हो जाएगा 3390 डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 3390 को 30 से डिवाइड करोगे तो 113 आएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो 113 में से 49 गया तो एक्स बार का स्क्वायर बचेगा 64। अगर एक्स बार का स्क्वायर 64 है तो एक्स बार कितना आ जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर आएगा मीन का 8, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट ऑफ वेरिएंस पूछा है इन दो नंबर्स का। अभी इसका आंसर 6 मत लिख के आना, ये दो ऑब्जर्वेशन को आपको x मानना है, 8 और 4। वेरिएंस पूछा है ना, तो सेकंड इसका स्क्वायर निकालो, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, इसका टोटल 12, इसका टोटल 80। व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर 80 है, एन तुम्हारा 2 है, एक्स बार कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। तो 80/2 हो गया 40, 12/2 6, 6 का स्क्वायर 36, 40 में से 36 गया तो वेरिएंस कितना आएगा इसका 4 आएगा। तो वेरिएंस आ जाएगा 4, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। एक और तरीका इसको करने का, आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 नंबर का कैसे निकलता है, मॉड ऑफ a माइनस b/2। तो 8 में से 4 गया तो 4, 4/2 2 हो गया। अगर एस डी 2 है तो वेरिएंस क्या होता है सर, वेरिएंस इज एस डी का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना 4। तो इस तरह से भी कर लोगे तो 4 ही आएगा। क्लियर। यस सर। 258, मीन दिया है, स्टैंडर्ड दिया है, मीडियन दिया है, क्यूडी दिया है। क्वेश्चन ने मांगा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी का 2 फार्मूला होता है, एक होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और एक फार्मूला है QD डिवाइड बाय मीडियन इनटू 100। तो देखो ना, आपको क्वेश्चन में QD गिवन है, QD इज़ 1.5, मीडियन भी गिवन है, मीडियन इज़ 5 इंटू 100। तो 1.5 इंटू 100 150, 150 डिवाइड बाय 5 अगर आप करोगे तो आपका आंसर 30 आएगा। चलो क्या आएगा, 30 इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट आओ 259, थर्ड डेसाइल मांगा है। डेसाइल का पहला स्टेप होता है अरेंज डेटा इन कौन सा ऑर्डर सर, इन असेंडिंग ऑर्डर।
तो पहले अपन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा और फिर फाइनली 25 आएगा। नंबर ऑफ डेटा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 है। थर्ड डेसिमल में मतलब D3 ढूंढना है, तो D3 का फॉर्मूला आएगा 3 इंटू n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। डेसिमल मतलब डिवाइड बाय 10, तो 8 + 1 9 हो गया, मतलब ये 3 इंटू 9 अपॉन 10 होगा। 3 9 का क्या होता है बच्चे लोग 27। 27 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.7 ऑब्जर्वेशन आएगा। तो 2.7 का मतलब होता है सेकेंड और थर्ड वाला। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन 10 है, प्लस लिखने का 0.7 ब्रैकेट में थर्ड माइनस सेकेंड, तो 11 - 10। तो ये 10 11 - 10 1 होता है, तो 1 इंटू 0.7 इज 0.7। तो 10 + 0.7 कितना 10.7 इज योर करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा बी 260। फर्स्ट क्वार्टाइल 142 है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज 18 है, वैल्यू ऑफ मीडियन पूछा है। नाउ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब बच्चा QD होता है, तो QD तेरा 18 है। व्हाट इज QD का फॉर्मूला Q3 - Q1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। Q3 पता नहीं, Q1 142 दिया है, ये 2 उधर गया तो 18 2 36, तो Q3 हो जाएगा 142 + 36 दैट इज 178। सो 178 कौन सा ऑप्शन में बच्चे लोग सर 178 इज इन ऑप्शन नंबर C 261। क्लियर? हाँ सर। द हार्मोनिक मीन H ऑफ टू नंबर्स इज 4। उसके बाद बोला है देयर अरिथमेटिक मीन एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है, रिलेशन इज 2a + g² इक्वल टू 27। तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते सर a + b अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन होता है √(ab), बट g² बोला तो ab हो जाएगा इक्वल टू 27। ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो बच्चा a + b + ab इक्वल टू 27। अब इसमें आप ऑप्शन डाल के चेक कर लो, अगर आप 6,3 डालोगे ना तो ये सेटिस्फाई होता है। देखो ये हो जाएगा 6 + 3 + 6 इंटू 3, तो 18 + 9 दैट इज 27 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर C। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 262 पे। एक मिनट रुकना। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न शेयर्स पे दिया है 100%, 2%, 300%। अब रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, तो एवरेज रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? सर एवरेज रेट के लिए हमें GM यूज़ करना पड़ेगा। तो GM कैसे होता है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू 100 इंटू 400 रेस टू कितना 1/3। व्हाट इज 2 4 ज़ा 8, 1 2 3 4 5 6। तो 8 किसका क्यूब होता है बच्चा? सर 2 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर बच्चे लोग आएगा 200%। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 200%, दैट इज ऑप्शन नंबर C। एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3 मत कर देना, वो गलत अप्रोच है। नेक्स्ट, अगर एक कंपनी का 10 साल का पास्ट ईयर प्रॉफिट 40 करोड़ है, तो अगर उसका अर्निंग उसको सेम रखना है तो 11th ईयर में उसको कितना अर्निंग करना चाहिए? सर अगर किसी का 11 साल से बिजनेस है, पिछले 10 करोड़ का प्रॉफिट 40 करोड़ है, अगर मुझे अभी भी प्रॉफिट 11th ईयर में भी 40 ही करोड़ चाहिए, तो इसका मतलब 11th ईयर में ही मुझे कितना अर्न करना पड़ेगा? सर 40 करोड़ ही अर्न करना पड़ेगा। तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज 40 करोड़ इटसेल्फ। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है? रैंक ऑफ मीडियन। रैंक ऑफ मीडियन मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन नंबर है ना, सिर्फ ये चाहिए। तो पहले आप एंड काउंट कर लो कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एंड 10 है। तो मीडियन रैंक कैसे ढूंढते हैं? 10 का मिडिल दो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, और इसको डिवाइड बाय क्या करना है आपको? 2। तो 5th और 6th होता है 11, 11/2 क्या होता है? 5.5। तो आपका आंसर विल बी 5.5 ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन है 5.5 का, वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? यस। 265, अगर एक ग्रुप के फ्रीक्वेंसीज 50 60 90 और उसका मीन 12 15 20 है, तो मीन ऑफ देयर कंपोजिट। कंपोजिट सीरीज का मीन मतलब कंबाइंड मीन आपको पूछा है। व्हाट इज कंबाइंड मीन का फॉर्मूला? सर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? सर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना। तो फर्स्ट वाले का ऑब्जर्वेशन बोलो 50, फर्स्ट वाले का मीन बोलो 12, सेकंड का ऑब्जर्वेशन बोलो 60, सेकंड का मीन बोलो 15, थर्ड का ऑब्जर्वेशन बोलो 90, थर्ड का मीन बोलो 20, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? 50 प्लस 60 प्लस 90।
तो ये हो गया 600, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1800 और नीचे हो जाएगा 60 + 90 + 50 इज़ 200। तो ये हो गया तुम्हारा 3300 डिवाइडेड बाय 200। तो 33/2 इज 16 पॉइंट कितना 5। तो आपका कंपोजिट मीन आएगा बच्चे लोग 16.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ऑफ सिग्मा स्क्वायर दिया, मतलब बच्चा क्या दिया है, वेरिएंस दिया है 100। तो स्टैंडर्डेशन क्या हो जाएगा, 100 का रूट दैट इज इक्वल टू कितना 10। CV दिया है, x बार पूछा, व्हाट इज CV का फॉर्मूला, SD अपॉन मीन इंटू 100। तो CV 20 है, SD तुम्हारा 10 है, मीन तुम्हें पता नहीं, इंटू कितना 100। तो 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 100 को 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा जो कंबाइंड मीन आएगा बच्चे लोग वो कितना आएगा 50 आएगा। तो x बार इज इक्वल टू 50, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यस सर। मीडियन पूछा है, x दिया और f दिया है। तो x में क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, मीन फ्रीक्वेंसी है 6 9 10 14 12 8। तो थर्ड कॉलम आपको पता है कि ग्रुप डेटा में क्या, अनग्रुप डेटा में क्या करना पड़ता है, लेस देन CF। तो ये 6 + 9 15, 10 ऐड करेंगे तो 25, 14 ऐड करेंगे 39, 51 और ये 59। तो इसका टोटल 59 आ रहा है। अब मीडियन मांगा है ना, तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले मीडियन का रैंक ढूंढना पड़ेगा, और मीडियन रैंक का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो आपका n 59 था, 59 में 1 ऐड करो 60, 60/2 आपको करना है, 60/2 होता है 30th ऑब्जर्वेशन। तो जो आपका 30th ऑब्जर्वेशन है CF में चेक करो 30 कितना लाई होता है, सर 30 लाई होता है 39 में। तो उसका जो x का वैल्यू 4 है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रेशियो। अब रेशियो याद रखना, QD इज टू MD इज टू SD। QMS रहता है तो 10:12:15 होता है, बट क्वेश्चन ने उल्टा पूछा है, तो आंसर आएगा 15:12:10। स्टैंडर्डेशन इसका निकालने बोला है। तो ये तुम्हारा x है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो और क्या चाहिए, x², 1 4 9 16 25 36 49 64 81। पहले हम निकालेंगे समेशन x। तो 3 2 5 6 10 15 21 28 36 45 आ गया, बराबर है। और अपने को x² का भी टोटल चाहिए, तो x² का टोटल करेंगे तो 1² से 9² ना, तो 9 × 10, चलो कर लेते हैं 13 14 40 30 55 91 100 140 204 285 आते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, व्हाट इज़ SD का फॉर्मूला। सर SD के लिए करना पड़ेगा √of समेशन x² n माइनस समेशन x/n द होल स्क्वायर। तो तुम्हारा समेशन x² जो है वो गिवन है कितना 285, n कितना तुम्हारा, सर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9, तो डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, माइनस समेशन x क्या है तुम्हारा, सर समेशन x है हमारा 45, n कितना वापस 9 है का स्क्वायर। तो 9 का टेबल से अगर आप इसको करोगे तो ये आपको आएगा 285/9 ही लिखो, इसको छोड़ो, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25। तो ये हो गया 285/9 माइनस कितना 25। यहाँ पे आप LCM ले लो, तो 285 माइनस 25 9 अगर करोगे तो 225 आता अपॉन 9। सो दिस विल बिकम √of 60/9। 60 को बाहर ही लिखो रूट के, तो SD पूछा है ना, तो SD विल बी 60/9। तो 60/9 का हम रूट निकालते हैं, तो 60/9 करो और उसका रूट फाइंड कर लो। तो 60 डिवाइड बाय 9 और रूट का बटन, तो ये हो जाएगा 2.58 आएगा, 2 पॉइंट कितना 58, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा 2.5, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगर वेरिएंस पूछता तो आंसर 60/9 ही आता, स्टैंडर्डेशन बोला तो 2.5 आएगा। क्लियर? यस सर। मोड निकालने बोला है, डेटा चेक करो कंटिन्यूस है, तो मोड के लिए देखते हैं सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, सबसे बड़ा 34 पे। तो ये आपका मॉडल क्लास होगा, कौन सा क्लास, मॉडल क्लास। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बुलाएंगे F1, इसको क्या बुलाएंगे F0, इसको क्या बुलाएंगे F2। व्हाट इज़ मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
तो तुम्हारा जो L है वो 30 है, F1 34 है, F0 22 है, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 34 -22 -20 इंटू H तुम्हारा 10 है। तो ये 30 कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेगा। 34 में से 22 गया तो 22 गया तो 12, 2 इंटू 34 68, 68 में से 42 चले गया, 68 में से अगर 42 गया तो बच जाएगा 26 इंटू कितना 10। तो ये पॉइंट में आने वाला है, देखो कितना आएगा 30 प्लस व्हाट इज़, ये हो गया 2 6 ज़ा 2 13 ज़ा, तो हो गया 60/13। तो 60 को 13 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसमें आप 30 ऐड कर देना, तो ये 4.61 आता है। तो 30 प्लस 4.61 दैट इज इक्वल टू कितना 34.61 आपका आंसर आएगा, 34.61 विच इज़ ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर? यस सर। 271 वेट्स आपको दिया है 1 से लेके n तक, और आपको उसके ऑब्जर्वेशन 1 से है ना, उसका वेट्स दिया 1 स्क्वायर से 2 लेके n स्क्वायर, आपको पूछा वेटेड HM। तो वेटेड HM कैसे करना रहता है, ऊपर आपको लेना है फ्रीक्वेंसीज। तो आपके जो फ्रीक्वेंसीज है बच्चे लोग वो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। एक मिनट, तो ये आपको लेना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का डिवीजन, मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन n। तो हमें पता है कि 1 स्क्वायर से n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। नीचे जो है ये एक एक कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n, जिसका फॉर्मूला बच्चों को पता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो देखो तुम्हारा कैंसिल क्या हो रहा है, इधर एक n उड़ जाएगा, n प्लस 1 उड़ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे लोग वो आएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। क्या आएगा आंसर, 2n प्लस 1 अपॉन 3। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, सी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। 272 प्रोबेबल वैल्यू ऑफ MD पूछा है, जबकि Q3 Q1 दिया है। तो Q3 Q1 के हेल्प से QD निकाल सकते हो। और इस QD का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये हो गया 40 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये हो गया 25 अपॉन 2। 25 अपॉन 2 का मतलब होता है 12.5। तो तुम्हारा QD 12.5 आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा MD का वैल्यू, तो हमें रिलेशन क्या मालूम है, QD इस टू MD का जो रेशियो होता है वो 10:12 होता है, बराबर। तो QD अपॉन MD, इसको आप छोटा करके लिख सकते हो 5/6। नाउ QD इज़ 12.5, MD पता नहीं, ये 5/6 है। तो 12.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 करोगे तो MD आ जाएगा 15। तो क्या आएगा MD का आंसर, 15। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया है, आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए, और ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सारे आंसर नंबर्स पॉइंट के फॉर्म में। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो आपका जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो है 84, स्मॉलेस्ट क्या है 66, नीचे हो जाएगा 84 प्लस 66, तो ये आ गया 18 और ये आ गया 150। तो 18 डिवाइड बाय 150 अगर आप करोगे तो 0.12 आएगा। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर क्या आएगा, 0.12। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस थे MOCT MOD के, जिसमें देखो मैक्सिमम चैप्टर तो आपके रिवाइज हो ही रहे हैं, तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस प्रॉपर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन पूछा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y माइनस हाफ, BXY दिया है, BYX पूछा है। तो R दिया है -1/2। अगर R -1/2 है तो व्हाट इज R का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ BYX इंटू BXY। तो अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये R² हो जाएगा। सो R² इज इक्वल टू BYX इंटू BXY। सो -1/2 का स्क्वायर 1/4, BYX अपने को पता नहीं, BXY है -1 अपॉन कितना 8, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो तुम्हारा जो BYX आएगा बच्चे लोग वो आएगा -2। तो व्हाट इज BYX का आंसर, -2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। साइन माइनस ही रहेगा बिकॉज आपको पता है कि दोनों कोएफिशिएंट का, तीनों का साइन एक्चुअली सेम रहता है। अगर 2 माइनस है तो तीसरा भी माइनस ही होना चाहिए।
नेक्स्ट, रैंक्स ऑफ टू डैश कैरेक्टरिस्टिक्स बाय टू जजेस आर इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में रैंक है मतलब एक जज ने रैंक दिया है 1 2 3 4 5, एक ने रैंक दिया सपोज 5 4 3 2 1। तो दो जजेस जब भी रिवर्स ऑर्डर में रैंक देगा तो आंसर याद रखना, रैंक कोरिलेशन का आंसर हो जाता है -1। क्या हो जाता है? -1। नेक्स्ट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.6 दिया है, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक 66 दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है। तो व्हाट इज रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बच्चे लोग? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, बराबर है। तो 1 - 6 व्हाट इज समेशन डी स्क्वायर? 66, n का क्यूब माइनस n नहीं पता, और ये आपको 0.6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 0.6 इधर भेजेंगे और ये टर्म यहाँ पे। तो 6 × 66 इज़ 396 अपॉन n क्यूब माइनस n, और 1 में से 0.6 गया तो 0.4। तो n क्यूब माइनस n क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 396 डिवाइड बाय 0.4। तो ज़रा करो 396 डिवाइड बाय 0.4, तो ये आ जाएगा 990। तो n क्यूब माइनस n इज़ 990। तो n की जगह पे क्या डालोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है 10, क्योंकि 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो 990। तो आपका आंसर आएगा 10। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आप दो रिग्रेशन लाइन दिया, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई पूछा है। तो ये फेमस टाइप ऑफ सम है, बहुत बार पेपर में आता है। पहले दोनों रिग्रेशन लाइंस का स्लोप ढूंढने का। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? -a/b। तो हो जाएगा -7/- 3, दैट इज 7/3 आ गया। वैसे ही दूसरे लाइन का भी स्लोप ढूंढने का, -4/-1, तो ये आ जाएगा 4/1, बराबर है। अब जो दोनों स्लोप का मॉड लेने का, मॉड लिया जो छोटा वाला वैल्यू है, तो 7/3 छोटा है, ये लेस है और ये बड़ा है। जो छोटा वाला वैल्यू है वो बी वाई एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और बड़ा वाला वैल्यू जो है वो बी एक्स वाई उसका रेसिप्रोकल होगा। तो 1/4 का रेसिप्रोकल इज 4। तो तुम्हारा बी वाई एक्स का आंसर 7/3 आएगा और बी एक्स वाई का आंसर 4 आएगा। बी वाई एक्स विल बी 7/3 एंड बी एक्स वाई विल बी 1/4, सॉरी 4/1 था ना, तो 4/1 का रेसिप्रोकल विल बिकम 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन करेक्ट है। समझा? यस सर। नेक्स्ट, दो रिग्रेशन लाइन दिया, कौन सा y ऑन x का लाइन है बताने बोला है। तो इस लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप विल बी -1/2। वैसे दूसरे लाइन का भी स्लोप निकालो, इसका -2/3। अब दोनों का मॉड लेने का, तो मॉड ऑफ m1 विल बिकम हाफ, मॉड ऑफ m2 विल बिकम 2/3। छोटा कौन है सर? हाफ छोटा है। तो ये लाइन हो गया y ऑन x का। तो फर्स्ट वाला जो लाइन है ना, ये y ऑन x का लाइन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? हाँ सर। इफ द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम दर मीन इज 0, मतलब समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये 0 है। अगर ये 0 है तो r क्या होगा सर? अगर ये 0 है तो इसका मतलब कोवेरियंस x, y भी क्या होगा? 0 होगा। अभी व्हाट इज r का फॉर्मूला? कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो अगर ये 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग अगेन विल बिकम कितना? 0। तो आपका r भी क्या आएगा बच्चे लोग? 0 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। x बार दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ x दिया है, y बार दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r गिवन है, और आपको पूछा है व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो आपको बेसिकली बी एक्स वाई पूछा है। व्हाट इज बी एक्स वाई का फॉर्मूला? r इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो r है अपना 0.6, स्टैंडर्डेशन ऑफ x क्या है? 4.8, स्टैंडर्डेशन ऑफ y क्या है? 9.6। तो हो गया 1 और ये हो गया 2 ज़ा। 0.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.3। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 0.3। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, कोवेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 8.4, वेरियंसेस आर 25 एंड 36। तो वेरियंस अगर 25 है तो स्टैंडर्डेशन क्या हो गया? 5, और 36 है तो स्टैंडर्डेशन क्या हो गया? 6। कार्ल पियर्सन पूछा, मतलब r ढूंढना है। व्हाट इज r का फॉर्मूला? कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। तो कोवेरियंस दिया 8.4, स्टैंडर्डेशन ऑफ x 5 है और स्टैंडर्डेशन ऑफ y 6 है। तो ये हो गया 8.4 डिवाइड बाय 30। तो 8.4 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूँ तो आता है 0.28। कितना आंसर आएगा? 0.28। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग, कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स क्या होता है? मतलब समेशन डी पूछ रहा है। समेशन डी याद रखना हमेशा 0 होता है, हमेशा क्या होता है? 0। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स गिवन है, मतलब r गिवन है, आपको
उसके बाद क्वेश्चन ने कोवेरियंस भी दिया है, वेरियंस ऑफ एक्स दिया, तो वेरियंस ऑफ एक्स अगर 9 है तो स्टैंडर्डेशन कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 3 हो जाएगा। स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई पूछा है, व्हाट इज़ आर का फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस आपका जो है वो 7.6 है, सिग्मा एक्स जो है वो 3 है, सिग्मा वाई आपको पता नहीं, और आर है 0.28। तो कैसे करेंगे हम, ये 0.28 को इधर भेज देंगे और सिग्मा वाई को यहाँ पे, तो सिग्मा वाई विल बी 7.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.28। तो करो ज़रा, 7.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 0.28, दैट विल बिकम 9.04 आएगा आंसर। तो 9.048 आ रहा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आपको मीन्स दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन दिया है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों के हेल्प से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ढूंढेंगे। व्हाट इज सिग्मा एक्स का फॉर्मूला सर, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा वाई का अंडर रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये जो है ना सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन, ये वही है। तो ये है 136 अपॉन 15, ये भी है 138 अपॉन क्या, 15। नाउ व्हाट इज़ आर का फॉर्मूला, सर आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब देखो जो कोवेरियंस है ना वो कैसे निकालेंगे सर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन दिया, मतलब क्या दिया है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये 122 है। तो ये हो जाएगा 122 अपॉन 15, है ना। स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स और वाई दोनों के नीचे 15 है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, अंडर रूट ऑफ 136/15 इंटू अंडर रूट ऑफ 138/15। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट देखो इसका कैलकुलेशन कैसे आप इजी करोगे। 122/15 को आप कुछ मत करो, ये दोनों ही रूट में ना, तो इसको एक बड़ा रूट बना दो और अंदर ही लिख दो सब, 136 इंटू 138 अपॉन 15 बराबर है। अब आपको पता है कि दोनों 15 कट जाएगा, बिकॉज 15 से रूट के 12 के 15 हो जाएगा, तो 122 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, 136 इंटू 138। तो पहले आप ढूंढ लेना 136 इंटू 138 क्या होता है, तो 136 इंटू 138 अगर आप करोगे तो आता है 18768। तो हमें करना पड़ेगा 18768 का रूट, तो इसका रूट करेंगे तो आता है 136.9 मतलब 137 आप बोल सकते हो। तो 122 डिवाइड बाई 136.9 है, तो ये मैं डिवाइड करके देखता हूँ इंटू 122 से, तो मुझे आ रहा है 0.890, तो 0.89 आता है। ऑप्शन में देखो 0.89 दिया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझा, तो थोड़ा बस फॉर्मूलाज बराबर यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आर दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, व्हाट इज 0.6 का स्क्वायर, 0.36। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट दो रिग्रेशन लाइन दिया, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, अभी ये एक्स ऑन वाई का लाइन है, तो इधर से हम फाइंड करेंगे बी एक्स वाई, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 3। तो जो आपका बी एक्स वाई का बच्चे लोगों को कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और ये वाई ऑन एक्स का लाइन है, वाई क्योंकि लेफ्ट में और एक्स राइट में, तो वाई ऑन एक्स समझ जाने का, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6/8x। तो जो आपका बी वाई एक्स आएगा, 6/8 को छोटा कर दो, 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन ने आर पूछा है, दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट ऑफ 1/3 इंटू 3/4, 3 कट जाएगा, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2 इज 0.5। तो आपका आंसर आएगा 0.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट एक्स वाई दिया है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पूछा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये 0 है, ये 3/2 है 3, ये -3/2 ये -3। तो ये जो डेटा है बच्चा, ये तेरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन हमेशा 0 आता है, हमेशा क्या आता है, 0। whenever data is evenly distributed, please understand कार्ल पियर्सन कोरिलेशन इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट एक अपने को वाई ऑन एक्स का लाइन दिया है, सो वाई ऑन एक्स का लाइन दिया तो क्या ढूंढ सकते हैं, बी वाई एक्स। सो बी वाई एक्स अपना 1 आ जाएगा। उसके बाद कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर दिया है 0.5, क्वेश्चन ने मांगा है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बी वाई एक्स। सर बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सो बी वाई एक्स का वैल्यू तो 1 आया है, आर इज 0.5 मतलब हाफ होता है, इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, या हाफ उधर जाके 2 हो जाएगा, तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स 2 आया। बट क्वेश्चन ने मांगा है सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग कितना आएगा 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दिया, मतलब आर दिया है 0.5, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया है 16, और यहाँ पे ना एक डेटा प्रिंटिंग मिस्टेक था, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स 4 है, आपको स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा सर, आर का फॉर्मूला यूज़ करो, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई 16 है, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स 4 है, ये पता नहीं, और ये 0.5 मतलब हाफ है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। तो स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई बच्चा कितना आ जाएगा तेरा 8 आ जाएगा। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर से 2 लाइन्स दिया, वाई ऑन एक्स का लाइन दिया, तो वाई ऑन एक्स का लाइन दिया तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा 9, और ये एक्स ऑन वाई का लाइन है तो बी एक्स वाई हो जाएगा 0.01। अब ये आर पूछा है, दोनों पॉजिटिव है तो सीधा हो जाएगा 9 इंटू 0.01, 9 इंटू 0.01 इज 0.09 विच इज़ 0.3। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 0.3 प्लस में, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट बी वाई एक्स है, बी एक्स वाई है, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन मतलब आर पूछा है, व्हाट इज आर का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.46। तो करो ज़रा 0.5 इंटू 0.46, जो भी आंसर आएगा उसका रूट, तो ये आता है 0.479, जिसको आप राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 0.48। तो करेक्ट आंसर इज 0.48, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, चलो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट सम ऑफ द, अब ये थोड़े से थियोरी क्वेश्चंस है, तो कुछ थियोरी मैंने इसमें भी ऐड किया, आप ध्यान से इसको समझना, ईजी होते हैं वैसे तो ये थियोरी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। तो देखो थियोरी क्वेश्चंस क्या क्या है, सम ऑफ द सेल फ्रिक्वेंसीज, तो आपके जो सेल फ्रिक्वेंसीज होते हैं वो क्वेश्चन ने बोला है क्या होगा, तो सम ऑफ द सेल फ्रिक्वेंसीज में भी, सेल फ्रिक्वेंसीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट सेल फ्रिक्वेंसीज जीरो हो सकता है। व्हाट इज स्परियस कोरिलेशन, स्परियस कोरिलेशन में सिंपल वर्ड रखना है, देयर शुड बी नो कैजुअल रिलेशन, तो सीधा सी ऑप्शन है, इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल रिलेशन। नेक्स्ट इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम आर इवनली, अब भी बताया अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका कोरिलेशन हमेशा जीरो ही होता है, कोई भी मेथड से करो। नेक्स्ट पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन, लीनियर, कर्वीलिनियर या बोथ। तो पियर्सन जो होता है ना, याद रखना है सिर्फ लीनियर कोरिलेशन के लिए होता है, लीनियर के लिए। नेक्स्ट कोवेरियंस क्या क्या हो सकता है सर, कोवेरियंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस, तो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब एट्रीब्यूट्स आ गया, एट्रीब्यूट्स के लिए हमेशा यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, विच इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो क्विकेस्ट मेथड अगर आपको बोला है ना, तो क्विकेस्ट होता है मेथड ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। व्हाट इज कॉन्करेंट डिविएशन का मेथड, ये वाला फॉर्मूला बच्चा। हाँ मैंने ना एक भी सम इसका लिया नहीं है, बट याद रखना प्लस और माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम, जिसमें m का मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना, जिसको हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कॉन्करेंट डिविएशन मेथड बोलते हैं। 299 द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल, दो रिग्रेशन लाइन तभी आइडेंटिकल होता है जब r का वैल्यू क्या होता है प्लस और माइनस 1, और परपेंडिकुलर कब होता है जब r विल बी 0। तो ए और बी आंसर आएगा। क्लियर? सो इस तरह से हमने सारे कोरिलेशन रिग्रेशन के जो अच्छे क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट अभी प्रोबेबिलिटी। सो पहले कुछ थियोरी देखो, टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के दो ब्रॉड डिवीजन क्या होता है सबको पता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट एन एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम, एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी बोल सकते हैं जब आप एक आइटम को या एक्सपेरिमेंट को रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है सर, 0 से लेके 1 तक हो सकता है, और 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। फिर 304 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई इज डिफाइंड ओनली व्हेन, अब बी बाई ए का मतलब क्या होता है सर, बी बाई ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बराबर ना। तो इसका ये मतलब है कि बी का इवेंट तो होना ही चाहिए, बराबर। तो बी का इवेंट तो होना ही चाहिए, तब जाके ये प्रोबेबिलिटीज डिफाइंड होंगे। तो देखो इसका आंसर विल बी
इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मार्क करना चाहिए, सी ऑप्शन आएगा, ए इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। ए इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, ए इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए तब जाके डिफाइंड होगा। 305 द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन, द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो क्या डेफिनेशन देता है आपको ये पूछा है। तो इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज फाइनाइट, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर, हाँ ये बोलता है कि इसका डेफिनेशन है जब सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली होंगे तब इसको ये डिफाइन करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक मिनट रुकना, सॉरी डी आंसर आएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर इज डी, बिकॉज ए भी सही हो सकता है जब नंबर ऑफ इवेंट्स फाइनाइट है, और ये भी पॉसिबल है कि जब वो इक्वली लाइकली हो, तो दोनों आंसर पॉसिबल है, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय 3 इवेंट्स ए बी एंड सी फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जब 3 इवेंट्स हुए तो आपके टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितने सेटिस्फाई होने चाहिए, 4 होने चाहिए इंडिपेंडेंस में। एक तो एक ए बी इंडिपेंडेंस होगा, एक बी सी इंडिपेंडेंस होगा, एक ए सी इंडिपेंडेंस होगा, और एक ए बी सी भी इंडिपेंडेंस होगा। तो टोटल 4 केसेस आएंगे। क्लियर? हाँ सर। अब आ जाओ कुछ प्रैक्टिकल सम पे। अर्न 1 में 2 वाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल है। अर्न 2 में 4 वाइट बॉल 6 ब्लैक बॉल है। बोला है 1 बॉल इज रैंडमली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, फिर 1 बॉल सेकेंड से निकाला, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो वाइट बॉल निकलना चाहिए। केस 1 क्या लेंगे, अर्न 1 से निकाला वाइट फ्रॉम अर्न 1 और ट्रांसफ़र कर दिया अर्न 2 में, और अर्न 2 से भी, अर्न 2 से तो वाइट ही लेना ही है। तो अब देखो क्या होगा, फर्स्ट वाले में कितने वाइट बॉल्स है सर, 2 और 3 ब्लैक है, टोटल 5 बॉल्स है। हमने निकाला वाइट से एक, मतलब हो जाएगा 2C1 और टोटल 5 था तो 5C1। अब अर्न 2 में कहाँ पे एडिशन होगा, ब्लैक में एडिशन होगा कि वाइट में, सर ब्लैक में। तो ब्लैक 7 होगा, 7 और 4 11, बट सेकेंड से निकालना क्या वाइट, तो 4C1 अपॉन ये हो जाएगा 11C1। तो ये 2/5 इंटू 4/11, तो ये आएगा 8/55। 55 ना मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो पक्का पता है कि सी आंसर होगा। स्टिल एक बार वेरीफाई लेते हैं। अब केस 2 क्या लेते हैं, केस 2 में सॉरी मैंने वाइट लिया था यहाँ से, तो वाइट लिया था तो ये 5C1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे लोग तुम्हारा ये 5C1, मैंने वाइट बोला ना फर्स्ट से, तो वाइट वाला जो तुम्हारा है 2 है, और सेकंड में वाइट 5 हो जाएगा अभी, तो 5/11, तो ये 10/55 आ जाएगा। केस 2 में भी क्या लेंगे, अर्न 1 से एक ब्लैक बॉल, बट सेकंड से आपको पता है क्या निकालना है, सेकंड से तो वाइट ही निकलेगा। तो एक ब्लैक का पॉसिबिलिटी 3C1/5C1, और सेकंड से वाइट निकलेगा, तो वाइट तो 4 ही होगा ना, बिकॉज डाला तुमने ब्लैक, तो 4C1/11C1। तो 3C1 इज़ 3/5 इंटू 4/11, तो ये हो जाएगा 12/55। तो टोटल आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, 10/55 प्लस 12/55, दैट इज़ 22/55। तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप ढूंढोगे तो वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ 22/55। समझा? यस सर। नेक्स्ट ऑप, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अगर आपने एक बॉल रैंडमली एक बैग से निकाला तो चांसेस क्या है, एक रेड और एक ब्लैक आने का। तो पहला केस है, हमने सपोज फर्स्ट बैग से रेड निकाला और सेकंड से, केस 1 पहले से रेड और दूसरे से ब्लैक। तो पहले से रेड का प्रोबेबिलिटी सर 4 रेड है, तो 4C1 4 और टोटल 9 बॉल्स है। अब दूसरे से ब्लैक तो 3 बाइट, ये एक केस हो गया। बट दूसरा केस उल्टा भी हो सकता है। अभी दूसरा केस क्या होगा, पहले से ब्लैक एंड दूसरे से क्या, दूसरे से रेड। तो पहले से ब्लैक का चांसेस 5/9 और दूसरे से रेड का चांसेस भी 5/8 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 12/72, ये हो गया तुम्हारा 25/72। तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 37/72। तो करेक्ट आंसर इज 37/72। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ एक ही केस करते हैं, तो एक करोगे तो 12 आंसर आएगा। ये गलत है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट बैग से रेड और सेकंड से ब्लैक। तो आपके पास ऑप्शन है कि पहले से रेड लो दूसरे से ब्लैक, दूसरा ऑप्शन है पहले से ब्लैक लो दूसरे से रेड। तो दोनों के आंसर को ऐड करना है। नेक्स्ट, इफ एक्स बी द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 7 या उससे बड़ा प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है कि जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो मिनिमम सम 2 आते हैं और मैक्सिमम कितना आता है 12। तो 7 या उससे बड़ा मतलब 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर 10 आएगा,
फिर 11 का प्रोबेबिलिटी आएगा और फिर 12 का प्रोबेबिलिटी आएगा, बराबर है। और इसमें 7 का प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर, 7 6 नंबर्स का आता है 6/36, और 8 से 12 के लिए उल्टा जाने का 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और लास्ट में हो जाएगा 1/36। सबके नीचे का समय ऊपर वाला ऐड करो, 11 15 18 20 21, तो हो जाएगा 21/36, दैट इज 3 7s और 3 12s। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग क्या आएगा, 7/12 आएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। समझा 309? यस सर। 310, इन अ पैकेट ऑफ 500 पेन्स 50 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब बोला है एक पेन आप सिलेक्ट करो, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी निकालने का ना सिंपल ट्रिक है। नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकाल लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। आपको फेलियर चाहिए ना, फेलियर ढूंढने का दूसरा होता है 1 माइनस सक्सेस। तो 1 माइनस कितना डिफेक्टिव है, 50, कितने में से, 500 में से। तो 50/500 क्या हो गया, 1/10। तो 1 में से 1/10 गया तो कितना, 9/10। तो आपका आंसर आएगा 9/10। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। समझा? यस सर। 311, इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स विद 2 जोकर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ स्पेड। तो किंग ऑफ स्पेड देखो, टोटल किंग 4 होता है, तो किंग ऑफ स्पेड एक ही होता है। और नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है पैक में सर, नंबर ऑफ कार्ड्स आपका 12 नहीं है, 52 नहीं है, 54 है, क्योंकि 2 जोकर इंक्लूड किया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/54। कितना आंसर आएगा, 1/54। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, the probability of cricket team winning a match at Kanpur is 2/5 and losing match at Delhi is 1/7, winning at least 1 match। अभी at least 1 का मतलब बच्चे लोग वापस समझना, at least 1 का हमेशा मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नन का मतलब वो पहले में भी हार जाएगा और दूसरे में भी हार जाएगा। हारना जितना इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये टूट जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, व्हाट इज पहले में जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/5, तो हारने का प्रोबेबिलिटी कितना, 3/5 आ जाएगा, है ना। दूसरे में तो हारने का प्रोबेबिलिटी दिया है 1/7। तो ये 1 माइनस 3, व्हाट इज 5 7 जा 35, 35 1 जा 35, 35 में से 3 गया तो कितना आएगा, 32/35 आंसर आएगा, 32/35। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। अरुण एंड तरुण अपियर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। अरुण का सिलेक्शन 1/3 चांसेस है, तरुण का 1/5। बोला ओनली 1 टू बी सिलेक्टेड। अभी ओनली 1 का मतलब अगर ए सिलेक्ट हुआ तो बी नहीं होना चाहिए, और दूसरा अगर बी हो गया सिलेक्ट तो ए नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर ए सिलेक्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। बी होगा तो 1/5 है, तो नहीं होगा तो कितना, 4/5 हो जाएगा। 1 में से माइनस कर देने का तो 4/5। वैसे ही बी होगा तो 1/5 है, ए नहीं होगा तो कितना, 2/3। 1 में से 1 माइनस 3 गया तो 2/3। तो ये 1 4 जा 4, 5 3 जा 15, ये 1 2 जा 2 और 5 3 जा 15। तो ये हो गया 6/15, जिसको यू कैन रिड्यूस एंड राइट 2/5। तो करेक्ट आंसर इज 2/5। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। 314, अ बैग कंटेन 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। सेकेंड बैग कंटेन 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। अगर एक बॉल आपने सिलेक्शन किया तो दोनों बॉल्स वाइट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले बैग से दोनों बॉल्स वाइट चाहिए, तो पहले बैग से हर एक बैग से हमको वाइट ही निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले से वाइट का चांसेस इज 3/8, दूसरे से वाइट का चांसेस इज 4/6। बस इतना ही करना है। तो देखो ये इजी चैप्टर है, आपको करना चाहिए। 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो ऊपर 1 और नीचे 2 2 जा 4। तो आंसर विल बी 1/4। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, चलो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज 5/7। फेवर मतलब अच्छा होता है सक्सेस इज टू फेलियर। तो तेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 5/12 और ए डैश आ जाएगा 7/12। वैसे ही दूसरे का ऑड्स अगेंस्ट बोला है, तो अगेंस्ट मतलब फेलियर इज टू सक्सेस। तो पहला फेलियर आता है फिर सक्सेस आता है। तो 9:6 में 9/15 फेलियर होगा और 6/15 सक्सेस होगा। बोला व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, जब कोई एक भी सही कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व है, दोनों सही कर देगा तो भी सॉल्व है। तो बेटर क्या है इसको सॉल्व करने का टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए तो हम बोल देंगे 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, है ना। फेलियर को 1 से माइनस करो, ऑटोमेटिकली सक्सेस। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा, जब सर ए भी गलत करेगा और बी भी गलत करेगा। तो ए गलत करेगा तो उसका चांसेस क्या है 7/12,
बी गलत करेगा तो 9/15 बराबर है। अभी इसको कट बिट मत करो, 7 9 63, 15 12 180, तो 180 में से 63 गया तो 117/180 करेक्ट आंसर है। तो 117/180 इज करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस सर। 316 पे आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया और आपको इंटरसेक्शन पूछा है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है इसके ना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/8 है, और आपसे इंटरसेक्शन पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका प्लस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ प्लस 5/8 माइनस कितना 3/4। तो 2, 8 और 4 के एलसीएम हम 8 बोल सकते हैं, तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 5 के नीचे 8 है ही, 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो 9 में से 6 गया तो 3, तो आंसर विल बी 3/8 आएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। 3/8 आना चाहिए करेक्ट आंसर, 3/8 नहीं ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस आंसर है। एक बार चेक करो वापस, 3/4 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2 8 4 का एलसीएम ना, तो 2 8 और 4, तो 2 1 जा 2 4 जा 4 जा 4 जा 1 जा, तो 8 आएगा एलसीएम। तो 8 एलसीएम के लिए इसको 8 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 8 है तो 5 आ जाएगा, और इसको 8 बनाएंगे 2 से तो 6 हो जाएगा, तो 4 + 5 9, 9 में से 6 गया, 3/8 आएगा। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो करेक्ट आंसर भी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, गर्ल को स्कॉलरशिप मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है, बॉय को मिलेगा 0.8 है, बोला एटलीस्ट 1 को मिलना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, वापस सेम लॉजिक, एटलीस्ट 1 बोला तो सीधा करने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन मतलब ना बॉय को मिला ना गर्ल को मिला, तो बॉय को मिलेगा तो चांसेस कितना है 0.8, नहीं मिलेगा तो 0.2, गर्ल को मिलेगा तो 0.6, नहीं मिलेगा तो 0.4, तो आपको कर देना है 0.2 इंटू 0.4 दैट इज 0.08, तो 1 में से 0.08 गया तो आंसर क्या आएगा 0.92। ये सबसे बेस्ट वे है इस सम को सॉल्व करने का। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है बच्चे लोग? सर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स, तो सारे प्रोबेबिलिटी को उसके x से मल्टीप्लाई करना है, तो -20 इंटू 3/20 -10 इंटू 1/5 प्लस 30 इंटू 1/2 प्लस 75 इंटू 1/10 प्लस 80 इंटू 1/20। हाँ सर, तो ये कट के -3 हो गया, ये -2, 30/2 15, 75/10 7.5, 80/2 4 होता है, तो 26.5 में से 5 गया तो 21.5 आएगा आंसर, क्या आएगा 21.5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यस सर। In a bag of 30 balls numbered from 1 to 30, 2 balls are drawn. Find the probability of being a multiple of 2 or 5. तो आपको 2 बॉल लेना है, या तो 2 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए तो या तो 5 का, बराबर है। तो अब देखो इसको करने का बेस्ट टेक्निक इज आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये होगा मल्टीपल ऑफ 2, ये होगा मल्टीपल ऑफ 5, और ये होगा व्हाट इज 2 5 ज़ा 10, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जाना चाहिए, मतलब 10 में। तो अब बताओ 30 में से कितने, 1 से लेकर 30 में कितने बॉल है जो 2 के डल में आते हैं? 15, तो ये हो जाएगा 15c2/30c2। वैसे 1 से लेकर 30 में कितने बॉल है जो 5 के डल में आते हैं? 6, तो 6c2/30c2। और 1 से लेकर 30 में कितने नंबर्स है जो 1 से लेकर जो 10 में आते हैं? 3 आएंगे, तो 3c2/30c2। क्लियर? हाँ सर, ये समझा। 15c2 को क्या लिखोगे? 15 इंटू 14, ये 6c2 को 6 इंटू 5, और 3c2 को 3 इंटू 2, और सबके नीचे एक ही चीज़ आएगा 30 इंटू 29, क्योंकि सबका वो नीचे वाला तो कट ही जाएगा। तो 15 14 से अगर आप करोगे तो 210, 6 5 से करोगे 30, 3 2 से करोगे तो 6, और 30 इंटू 29 को फिलहाल के लिए ऐसे रखो, तो ये हो गया 240, 240 में 6 गया मतलब 234/30 इंटू 29, तो 215 जा 2117 जा, तो आंसर आएगा आपका 117 है ना। हाँ, तो आंसर आएगा 117, एंड 29 इंटू 15 इज 29 इंटू 15 इज 435 आएगा, तो आंसर इज 117/435, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यस सर। 320 पे 2 dice are thrown together, find the probability of getting a multiple on 2 on first and multiple of 3 on other। पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे में 3 का मल्टीपल,
तो पहले सैम्पल स्पेस में कितना पॉइंट आएगा 36, क्योंकि 2 डाइस फेंका है। अभी इवेंट में देखो कौन कौन सा पॉइंट आएगा, पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का, तो एक तो हो गया 2 3, एक हो जाएगा 2 6, बराबर है। फिर हो जाएगा 4 3, फिर हो जाएगा 4 6, फिर हो जाएगा 6 3 और हो जाएगा 6 6, बस ये आएंगे ना। तो एन ऑफ ए तुम्हारा 6 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 36। व्हाट इज 6 अपॉन 36? 1/6 इज करेक्ट आंसर, 1/6। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यस सर। 321. What is the probability of having at least 1/6 from 3 throws of an unbiased die? तो अगेन बोला एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, बराबर है। अब इसको करेंगे ना, बाइनोमियल आना चाहिए। बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है NCX P⁻x Q⁻n-x। कितना डाइस है तूने थ्रो किया? 3, तो 3 में से एक भी नीचे, मतलब 3C0। 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/6, तो 1/6�0, और ये हो जाएगा 5/6। 3 - 0 कितना 3, तो ये हो गया 3C0 इंटू 1/6�0 इंटू 5/6⁵। NC0 1 होता है, एनी नंबर इज टू 0 1 होता है, तो खाली बचेगा 1 माइनस 5/6⁵। तो 1 माइनस 5/6⁵ अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी पे है। नेक्स्ट आओ 322 पे। अगर A speak 75% of truth and B speak 60% of truth, in what percentage both will contradict? Contradict का सिंपल मतलब होता है अगर A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा, और अगर B सच बोलेगा तो A झूठ बोलेगा, बराबर है। अब देखो अगर A सच बोलेगा तो 75% चांस है, मतलब 75/100। B झूठ बोलेगा मतलब 40% चांस है, 40/100। अब B अगर सच बोलेगा तो 60/100, और A झूठ बोलेगा मतलब 25/100। तो ये हो गया तुम्हारा 75। 1 0 कट कर दो, यहाँ का भी और यहाँ का भी। अब देखो 75 4 ज़ा 300, 10 × 100 1000, 6 × 25 150, और ये भी हो जाएगा 1000। तो ये हो गया 450 अपॉन 1000। दैट इज़ नथिंग बट 0 पॉइंट कितना बच्चे लोग 45। तो करेक्ट आंसर इज 0.45, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट आओ। If there are 48 marbles marks with 1 to 48, probability of selecting a marble having the number divisible by 4 होगा, या प्लस होगा, divisible by 4। तो 1 से लेके 48 में कितने नंबर्स है जो 4 के डेल में जाएंगे? तो अगर आप देखोगे तो 12 नंबर जाएगा, बिकॉज 12 48 डिवाइड बाई 4 इज 12, और एन ऑफ एस कितना आपका 48 है, तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मांगा है, तो ये हो गया एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो 12 डिवाइडेड बाई 48, दैट इज बेसिकली 1 अपॉन कितना 3। तो करेक्ट आंसर इज 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ देर आर 16 phones, 10 of them are Android and 6 of them are of Apple, then the probability of 4 randomly selected phones to include 2 Androids and 2 Apple phone। आपको लगा अगर आपके पास 16 phones है जिसमें से 10 Android है और 6 Apple का है, तो Android का probability क्या हो गया 10/16, और Apple का probability क्या हो गया 6/16, बराबर है। अब बोला अगर आपने 4 रैंडमली फ़ोन सेलेक्ट किया तो उसमें से 2 क्या होने चाहिए एंड्रॉयड होना चाहिए, और 2 क्या होना चाहिए एप्पल होना चाहिए। तो 2 एंड्रॉयड और 2 एप्पल होना चाहिए ना। व्हाट इज़ एंड्रॉयड का प्रोबेबिलिटी 10/16 इंटू 10/16, और 2 एप्पल होना चाहिए तो एप्पल का 6/16 इंटू 6/16, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कैलकुलेटर पे 10 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6, जो भी आंसर रहेगा डिवाइड बाय 16 4 बार, 1 2 3 और 4। तो मुझे आ रहा है 0.0549। नहीं, मैंने कुछ गलती किया क्या? 16 फ़ोन से 10 एंड्रॉयड के 6 एप्पल के हैं। तो अभी क्वेश्चन ने बोला देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 रैंडमली सिलेक्टेड फोन्स दैट 2 आर एंड्रॉयड एंड 2 आर एप्पल। तो नॉर्मल ऐसे ही करेंगे ना सॉल्व इसको। देखो वापस एक बार बोला है क्वेश्चन, इफ देर आर 16 फ़ोन्स है मेरे पास, अगर उसमें से अगर 10 एंड्रॉयड के फेस है, तो 10 अगर एंड्रॉयड है और उसमें से अगर क्वेश्चन ने ये बोला है कि 6 एप्पल के फ़ोन है, ठीक है। तो अपने को बोला है कि क्वेश्चन में बताओ 4 रैंडमली सिलेक्टेड फ़ोन में 2 होना चाहिए एप्पल का और 2 होना चाहिए एंड्रॉयड का।
तो 2 एप्पल का और 2 एंड्रॉयड का होना चाहिए ना सिलेक्शन में। तो ऐसे होगा, देखो ऐसे करना है इसको, मैंने गलती किया है। आपको 4 फ़ोन सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी आप सीधा ढूंढोगे। आपके पास 16 फ़ोन्स है, 10 एंड्रॉयड का और 6 एप्पल का। अभी अपने को इसमें सिलेक्शन 4 का करना है, 2 एंड्रॉयड का 2 एप्पल का। तो एंड्रॉयड का 2 कैसे आएगा, 10C2, 2 एप्पल का 6C2, और टोटल 16 में से 4 मतलब 16C4। तो 10C2 क्या होगा, 10 × 9 अपॉन 2 × 1। 6C2 क्या होगा, 6 × 5 अपॉन 2 × 1। और 16C4 का मतलब 16 × 15 × 14 × 13, और 4 फैक्टोरियल हो जाए 24। तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 5 × 9 × 3 × 5 ऐसा होगा। नीचे वाले पार्ट पे आओ, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये होगा 2 × 5 × 14 × 13। तो तुम्हारा 5 5 भी कैंसिल हो गया। अब कर लो, तो हो जाएगा 5 × 9 × 13 दैट इज़ 585, और नीचे हो जाएगा 2 × 14 × 2 × 14 × 13 दैट इज़ 2 × 14 × 13, तो ये आ जाएगा 364। तो ये तो 1 से बड़ा आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर है, शायद से इसमें ना कुछ मिस्टेक है जितना मुझे लग रहा है। बिकॉज अगर 16 फ़ोन्स है जिसमें से मैं 2 सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो ये 585 नहीं आएगा, मैंने ऊपर का गलत किया है। 5 × 9 × 3 है ना, 135 आएगा, अब बराबर आएगा, ये 135 है। तो 135 अपॉन 364 कर लो, 135 डिवाइड बाई 364 इज़ 0.37 आता है ना ऑप्शन में। हाँ, करेक्ट आंसर इज 0.37, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, सी इज करेक्ट आंसर। 325। इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स एंड 15 फीमेल्स, 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर. What is the probability that person selected at a random from the group is a service holder given that the person selected is a male? तो आपको बोला है कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी जो पर्सन सिलेक्ट करे वो सर्विस होल्डर होना चाहिए। अगर मुझे पहले से पता है कि वो पर्सन मेल है, तो हमें ढूंढना है सर्विस होल्डर डिवाइड बाय मेल। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस होल्डर इंटरसेक्शन मेल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। मेल कितने लोग हैं सर मेल तो टोटल 20 लोग हैं, तो ये 20 आ गए। अब ऐसे कितने लोग हैं जो सर्विस होल्डर भी और मेल भी है, तो 12 उसमें से, तो ये आ जाएगा 12/20 बराबर है। तो 12/20 इज 3/5। तो मेल कितने हैं भाई, तो सर्विस होल्डर एंड मेल ना, तो सर्विस होल्डर एंड मेल कितने हैं अपने पास 12, तो 12/20 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या होगा सर, मेल का प्रोबेबिलिटी सीधा होगा 20/20 क्योंकि 20 मेल है टोटल, तो ये आ गया अपना 0.6 आ जाएगा। 0.6 इज करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 0.6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेल तो टोटल 20 ही लोग हैं ना, उसी में से सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको 12/20 करना, दैट इज 0.6। क्लियर? यस, मतलब ये सम सॉल्व भी नहीं करना था, सीधा आपको पता था कि वो मेल है और वो सर्विस होल्डर भी होना चाहिए, तो 20 में से 12 ऐसे लोग हैं ना जो सर्विस होल्डर और मेल है, तो 12/20 0.6 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मशीन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में डिफेक्ट इज 0.08, दूसरे पार्ट में डिफेक्ट इज 0.05, नॉट हैविंग एनी डिफेक्ट। मशीन में कोई भी डिफेक्ट होना नहीं चाहिए, तो कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए मतलब क्या करना पड़ेगा सर, दोनों का अच्छा वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो अगर 0.08 डिफेक्ट का प्रोडक्ट, तो अच्छे का 0.92, दूसरे का 0.95, तो आपको सीधा करना है 0.92 इंटू 0.95, दैट विल बिकम 0.874, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 327. If a number is selected at random from first 50 natural number, probability that the selected numbers is multiple of 3 and 4. तो 3 and 4 मतलब मेरा बच्चा 12 में जाना चाहिए। तो 1 से लेके 50 में कितने नंबर 12 में जाते हैं सर, 12, 24, 36, 48। तो एन ऑफ ए तेरा 4 आ गया। सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट्स है सर, 50 नेचुरल मतलब 50, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मतलब 4/50। 4 is 2 2 ज़ा 50 is 2 25 ज़ा, तो आंसर आएगा 2/25, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटीज़ के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे सब हमने कवर कर लिया है। कोई अगर ये चैप्टर छोड़ रहा है, आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप एक बार इसके जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो गो थ्रू करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे सम इजी लेवल के भी होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बिना पढ़े भी आप एग्जाम में कर सकते हो, और ऐसे 3-4 सम तो आते ही है, तो हाथ के मार्क्स है, तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको एक करके जाना एग्जाम के लिए। क्लियर?
नेक्स्ट आओ अभी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन इसमें थोड़ा सा थ्योरी करेंगे और ये चैप्टर मुझे पता है कि बहुत लोग स्किप करते हैं। अगेन आई एम रिकमेंडिंग कि आप इसमें से बाइनोमियल और पॉइजन कर लेना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ देना। आ जाओ अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ थियोरी क्वेश्चन देखो पहले। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ नेवर सिमेट्रिकल, नेवर। तो ये आपको पता है कि बाइनोमियल सिमेट्रिक होता है व्हेन पी का वैल्यू 0.5। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है जिसके दो पैरामीटर्स होते हैं। द मेथड्स यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेथड अप्लाई होता है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी पॉइजन यूनि भी हो सकता है, बाई मॉडल भी हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा ए और बी। द नॉर्मल कर्व यूजुअली बेल शेप्ड होता है। नेक्स्ट, द मीन एंड मोड फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन एंड मोड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वली होता है बिकॉज उसका म्यू और एक्स बार और ये सब सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, मीन दिया और एस डी दिया है। व्हाट इज क्यू डी का फॉर्मूला? सर आपको क्यू डी इस टू एस डी का रेशियो पता है क्या? क्यू डी इस टू एस डी का रेशियो होता है 10:15। तो क्यू डी अपॉन एस डी और ये हो जाएगा 2/3। क्यू डी हमको पता नहीं, एस डी 4 और ये 2/3 है, तो ये होगा 8/3। तो 8/3 इज 2.67 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट कितना लेंगे 70, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री ये कौन सा टाइप का फॉलो होगा? तो आपको ये पूछा है। तो बेसिकली ये बाइनोमियल ही आएगा बिकॉज वर्कर का जो वेजेस रहता है वो एक नंबर ही तो होता है ना, या इंटरवल में भी आ सकता है। तो इसको आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना पड़ेगा, बराबर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका आंसर बिकॉज वेजेस ऑफ अ वर्कर एक रेंज में होता है ना, 0 to 150, 150 to 300, तो ऐसे होएगा। तो इसके लिए इसका आंसर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। मीन दिया, वेरिएंस दिया, पी पूछा है और बाइनोमियल का सम है। व्हाट इज मीन का फॉर्मूला? NP, तो NP 6 है, वेरिएंस 2 है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? NP/Q ये 2 है। अब NP का वैल्यू 6 डाल दो तो 6Q इज इक्वल टू 2Q, तो Q क्या हो जाएगा 2/6। 2/6 का मतलब 1/3, तो Q आ गया 1/3। P क्या हो जाएगा 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो P पूछा था, तो P का आंसर इस कितना बच्चे लोग 2/3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में भी ये रिपीट हो गया, 1 मोड, 2 मोड, मल्टी मोड की नो मोड। तो इसका आंसर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी 1 मोड और 2 मोड दोनों आ सकते हैं, तो आप इसको बोल सकते हो मल्टी मोड हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 0, क्योंकि स्क्यूनेस मीन मोड एंड मोड सब इक्वल होगा तो स्क्यूनेस 0 आएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का फॉर्मूला बनाओ, e⁻m इंटू m⁻3/3 फैक्टोरियल। ये 5 टाइम्स इसका क्या आएगा e⁻5 इंटू m⁻5/5 फैक्टोरियल माइनस m, सॉरी। तो यहाँ का दोनों माइनस ये वाला कट जाएगा, m 3 बार और 5 बार कट के 2 बार बचेगा, तो बचा 1/3 फैक्टोरियल 6, जो हो गया 5 इंटू m²। वॉट इज़ 5 फैक्टोरियल 120, 5 1 ज़ा 5 24 ज़ा 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, ये 4 उधर गया, तो m² अगर 4 है तो m क्या होगा 2 हो जाएगा, तो जो आपका मीन है वो 2 आएगा। क्लियर? बट मीन नहीं पूछा है क्वेश्चन ने, क्या पूछा क्वेश्चन है SD। तो SD कैसे निकालोगे आप? SD पूछा है, तो मीन पॉइजन में मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, तो वेरिएंस भी यहाँ से 2 आ गया। अब SD क्या होता है? SD इज वेरिएंस का स्क्वायर, SD इज रूट ऑफ वेरिएंस, तो रूट ऑफ वेरिएंस विल बिकम √2। तो करेक्ट आंसर इसका √2 आएगा। तो ध्यान से पढ़ लेना, जब मेरे से भी गलती हुआ ना, मैंने घाई में सोचा कि मीन ही पूछा तो मैंने मार्क कर दिया, बट मीन नहीं पूछा है, आपको SD पूछा है। तो SD के लिए रूट ऑफ वेरिएंस करना पड़ेगा, तो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, तो SD विल बी रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज √2। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स 6 और 14 है, स्टैंडेशन पूछा है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब आपको Q1 और Q3 दिया है, तो Q1 इस तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के सम्स को ना करने के लिए सिंपल होता है, तो आपको क्या करना रहता है इसके लिए, 2 इक्वेशंस बनाने का। तो एक होता है Q1 और एक होता है Q3। Q1 जो होता है वो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा होता है, और Q3 जो होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा।
बराबर है। तो अपने को एक दिया है 6, तो 6 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और एक दिया है 14, 14 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो ऐड करके मुझे क्या मिलेगा सर, ऐड करोगे तो ये उड़ जाएगा। तो ये 20 इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया 10। इस म्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 0.675 स्टैंडर्डेशन। तो ये 10 में से 6 गया तो 4, तो 0.675 स्टैंडर्डेशन इक्वल टू 4। तो स्टैंडर्डेशन कैसे ढूंढोगे, 4 डिवाइडेड बाय 0.675। तो मैं देखता हूँ ज़रा करके, 4 डिवाइडेड बाय 0.675, सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी 5.92। मैंने कुछ तो ना शायद गलत किया है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोला है ना आपको, तो एक मिनट रुकना। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए ना यूजुअली मीन क्या पूछा है, स्टैंडर्डेशन पूछा है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए हाँ एक होता है म्यू प्लस सिग्मा, सॉरी मेरा गलती है, मैंने गलती से ना कुछ ले लिया अलग, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा होता है। तो आपको एक 6 दिया है, तो एक इक्वेशन होगा 6 इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, और एक होगा 14 इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 2 म्यू आ गया, तो म्यू 10 आ गया, बट हमको म्यू नहीं पूछा, हमको स्टैंडर्डेशन पूछा है। तो 6 इज इक्वल टू 10 माइनस सिग्मा, तो सिग्मा आ जाएगा 4। तो आपको स्टैंडर्डेशन पूछा है, तो स्टैंडर्डेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगा, दैट इज ऑप्शन है। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आओ, अगर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो k टाइम्स वेरिएंस है, तो आपको वैल्यू ऑफ k पूछा है। मीन क्या होता है np, वेरिएंस क्या होता है npq, तो np कट गया ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/q। अब आपको पता है फेलियर क्या होता है, फेलियर इज 1 माइनस सक्सेस, तो आपका आंसर आएगा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस p, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 342, अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है, मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन म्यू1 म्यू2 और ये सब दिया है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा तो उसका मीन भी ऐड हो जाएगा और उसका स्टैंडर्डेशन भी ऐड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज मीन इक्वल टू म्यू1 प्लस म्यू2 एंड स्टैंडर्डेशन विल बी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। क्लियर, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मीन पूछा है, तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1/σ√2π ई रेस टू माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो अब देखो ये क्या होगा, 1/σ के जगह पे 4 है, √2π ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 32 को मैं 2 × 16 लिख सकता हूँ, 16 4 का स्क्वायर है। तो ये जो 4 है ना, ये तुम्हारा SD है, और ये जो 10 है ना अंदर, ये तुम्हारा मीन है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मीन पूछा है, तो मीन विल बी कितना 10। क्लियर, यस सर। क्वार्टाइल डिविएशन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, मीन दिया और स्टैंडर्डेशन दिया है। तो QD क्या होता है सर, QD होता है 2/3 टाइम्स SD। तो QD आपका मांगा है 2/3, SD तुम्हारा 4 है, तो ये 8/3 होगा। 8/3 इज 2.67, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.7, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर, यस सर। स्टैंडर्डेशन दिया है 1.732, तो स्टैंडर्डेशन दिया तो आप क्या ढूंढ सकते हो, स्टैंडर्डेशन से वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस है स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.732 का स्क्वायर। अगर मैं 1.732 का स्क्वायर करूँ फॉर एग्जांपल, तो देखो क्या आता है, 1.732 इंटू 1.732, तो ये आता है 2.99, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 आता है। तो वेरिएंस 3 आ गया, बट आपको पता है कि पॉइजन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अपना जो मीन होगा वो भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो m की वैल्यू 3 आ गई। हाँ सर, ये समझा। अब क्वेश्चन ने बोला है प्रोबेबिलिटी ढूंढो इसके बीच का। अब आपको पता है कि x हमेशा होल नंबर होता है, तो इसके बीच में जो x होगा वो क्या होगा, -2.48 से लेके 3.54। तो आपको x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, होल नंबर ही होगा, तो होल नंबर इसके में 3 आएगा। तो आपको 3 लेना है, तो हम क्या ढूंढेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, e⁻m, मतलब ये हो जाएगा e⁻³ इंटू 3⁻³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, बराबर है। तो e⁻³ को करना है 1/e³, 3 का क्यूब इज 27, 3 फैक्टोरियल 6। e का वैल्यू सबको पता है, e का वैल्यू होता है 2.71828 का क्यूब हो जाएगा, और बाजू में क्या आपके पास 27/6। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा करते हैं कैलकुलेटर पे, आप भी करो कैलकुलेटर पे, 27 को ना 27
डिवाइड बाय 2.71828, फिर से डिवाइड बाय 2.71828, फिर से डिवाइड बाय 2.71828, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 6 कर देना। तो 0.224 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.224 किसी का भी आंसर नहीं है। इसके बीच में होल नंबर्स क्या क्या होते हैं सर? होल नंबर्स होगा इसके बीच में 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ओके, तो तीनों के आंसर्स को ऐड करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो ये 3 का कैलकुलेशन रहने दो, मैं ऐसा करता हूँ। और सब में देखो अभी e⁻³ तो कॉमन आएगा, तो e⁻³ कॉमन आएगा। ये वाला पार्ट ना गलत है, मतलब इसमें क्योंकि होल नंबर ये सब आ सकता है। तो अंदर बचेगा 3⁻0/0 फैक्टोरियल प्लस 3⁻1/1 फैक्टोरियल प्लस 3⁻2/2 फैक्टोरियल प्लस 3⁻3/3 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। हाँ सर, e⁻³ इज 1/2.71828 का क्यूब। एनी नंबर इज टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, 3⁻1 इज 3, 3/1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 इज 4.5, 3 का क्यूब इज 27, 27 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 4.5 आता है। तो ये सब ऐड होके हो जाएगा 9 + 3 + 1, मतलब ये 13 आ जाएगा। तो 13 डिवाइड बाय 2.71828 का क्यूब करना है, तो करते ज़रा। 13 डिवाइड बाय 2.71828, फिर से डिवाइड बाय 2.71828, फिर से डिवाइड बाय 2.71828, तो आंसर आएगा 0.647। तो 0.647 मतलब 0.65 आएगा। सॉरी, मैंने गलती किया था, क्योंकि -2.48 से 3.48 में 4 होल नंबर्स है, 0 है, 1 है, 2 और 3 है, तो आंसर विल बी 0.647। तो इस तरह से हमने सारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस है वो भी हमने कवर कर लिया है। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर, दैट इज़ योर इंडेक्स नंबर, जो कि बहुत ईजी है, सबको आता है। पहला, सर्कुलर टेस्ट इज़ वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, हाइपोथेसिस बोथ या नन। तो इसका आंसर आएगा इंडेक्स नंबर, हाइपोथेसिस करके कुछ होता नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज इंडेक्स नंबर, दैट इज़ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, एक मिनट रुकना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर आएगा इंडेक्स नंबर इसका। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाई। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है वो सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है बच्चा? फिशर सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई नहीं करता है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर और ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी क्लास सैम्पल या नन, तो आंसर इज सैम्पल। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ सिंगल वर्ड अगर आया तो समझ जाने के प्राइस रिलेटिव है, तो रिलेटिव प्राइस आएगा। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब P01 इंटू Q01 इक्वल टू V01 अगर आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 351 का आंसर ट्रू आएगा। देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड, ये फॉल्स है। वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर to compare, we use price index number to compare and measure and compare, तो आंसर आएगा to measure and compare prices. Simple aggregate of quantity is a type of quantity control या quantity indices? Sir, quantity indices. The purpose determines the type of index number, answer is yes. Clear? Next, Fisher's index is called as ideal index number because it is satisfying Fisher फैक्टर रिवर्सल, टाइम रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो इसके लिए इसको आइडियल टेस्ट बुलाते हैं। सर्कुलर को नहीं करता है। इन प्राइस इंडेक्स व्हेन अ न्यू कमोडिटी, हाँ तो ये वाला अच्छा समय, इन अ प्राइस इंडेक्स व्हेन अ न्यू कमोडिटी इज एडेड, तो इन अ प्राइस इंडेक्स when a new commodity is required to be added, which of the following index to be used? तो जब आपको प्राइस इंडेक्स में आपने नया कमोडिटी ऐड किया है तो कौन सा इंडेक्स आपको यूज़ करना चाहिए? तो उस केस में याद रखना आपको यूज़ करना पड़ता है डिफ्लेटेड प्राइस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? डिफ्लेटेड नहीं, स्प्लाइसिंग इंडेक्स नंबर। कौन सा यूज़ करोगे? स्प्लाइसिंग, क्योंकि आपने नया कमोडिटी ऐड किया ना, तो नया कमोडिटी जब आप ऐड करते हो तो नए कमोडिटी ऐड करने से आपका वेट्स बढ़ जाएगा, तो आपको स्प्लाइस करना पड़ता है अपने इंडेक्स नंबर को। नेक्स्ट, P01 इज इंडेक्स ऑफ 1/0, क्या आता है इसका आंसर? 1/0। एक बार ना मुझे इसका ज़रा वेरीफाई करने दो बस। इसका आंसर यही है, आई गेस शिफ्टिंग ही है, स्प्लाइसिंग ही है।
क्योंकि जब भी नया कमोडिटी अगर आप ऐड करोगे ना, तो नया कमोडिटी अगर आप ऐड करोगे तो आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज़ करना पड़ता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का ही नाम, हाँ, डिफ्लेटिंग प्राइस इंडेक्स नंबर आएगा, सॉरी, इसका आंसर इज डिफ्लेटिंग प्राइस इंडेक्स। बच्चा लोग, हाँ याद रखना, ये मॉड्यूल में ना करेक्शन करके दिया, नोट में आप देखोगे ना, मॉड्यूल पढ़ोगे इंडेक्स नंबर का, तो वहाँ पे नोट में लिख के दिया, जब भी नया क्वांटिटी आप ऐड करो तो उसी को वो लोग कंज्यूमर प्राइस, होलसेल प्राइस और डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर भी उसी को बोलते हैं, तो आंसर डिफ्लेटिंग प्राइस आएगा। नेक्स्ट, 2015 में इंडेक्स 97.5 था, 2018 में 115, वर्कर का सैलरी 2015 में 19,500, तो एडिशनल कितना पे करेगा ये आपको पूछा है। तो इधर कैसे करने का, ईयर बना देने का, ईयर के बाद CLI और बाजू में सैलरी। तो ईयर आपके पास दो है, 2015, 2018। 2015 का CLI वॉज 97.5 और ये है 115। सैलरी इधर का था 19,500, तो अपने को यहाँ का पूछा है, इसको x मान लो, तो x कैसे आएगा, 19,500 इंटू 115 डिवाइड बाय 97.5। तो ज़रा करके देखते हैं, 19,500 इंटू 115 डिवाइड बाय 97.5, तो ये आता है 23,000। अब अपने को क्वेश्चन ने क्या पूछा, बच्चे लोग बराबर पढ़ने का, सर क्वेश्चन ने पूछा एडिशनल पेमेंट, तो एडिशनल सैलरी कितना होगा, 23,000 माइनस 19,500, दैट इज इक्वल टू 3,000 कितना 500। तो करेक्ट आंसर रहेगा 3,500, जो कि ऑप्शन नंबर C। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ, इन द ईयर 2010 द मंथली सैलरी ऑफ क्लर्क वॉज 24,000। फिर बोला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वॉज 140 इन द ईयर 2010 विच राइजेस टू 224। तो फिर से ये वैसे टाइप्स ऑफ सम है, एडिशनल ये पूछते हैं क्योंकि ये लोग, तो ईयर एक है 2010, एक है 2016 CLI, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, सैलरी। तो CLI है 140 और ये है 224, सैलरी है इधर का 24,000, तो आपको यहाँ का पूछा है, पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 224 इंटू 24,000 डिवाइड बाय कितना 140, तो ये अगर आप करोगे तो 38,400 आएगा, बट ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने क्या बोला, एडिशनल, तो एडिशनल के लिए क्या करने का, 38,400 में से जो पहले का सैलरी हो माइनस, तो आ जाएगा 14,400। तो करेक्ट आंसर इज 14,400, दैट इज योर ऑप्शन नंबर A। बाउले और लैस्पियस दिया और पाशे पूछा है, व्हाट इज बाउलेस का फॉर्मूला, सर बाउलेस का फॉर्मूला होता है लैस्पियर प्लस पाशे अपॉन 2। तो बाउले का आंसर 150 दिया है, लैस्पियर इज 180, पाशे नहीं पता, अपॉन 2, तो 150 2 300, 300 इज इक्वल टू 180 प्लस P, तो P हो जाएगा तुम्हारा 120, कितना देगा 120, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, A। नेक्स्ट, पोको पोकी पिको पिकी दिया है, फिशर पूछा है, व्हाट इज फिशर का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या करने का, पिक्को को करने का पोक्को से डिवाइड, फिर पिक्की से मल्टीप्लाई, फिर पोक्की से डिवाइड, फिर रूट का बटन इनटू 100 और इक्वल टू। तो आप क्या करोगे कैलकुलेटर पे, 97 डिवाइड बाय 116, फिर मल्टीप्लाई बाय 117, फिर डिवाइड बाय 140, ये पूरा होने के बाद इक्वल टू का बटन, फिर रूट का बटन और फिर इनटू 100 इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा। तो अगर आप एक करोगे ना, तो देखो ज़रा मैं करता हूँ ज़रा, 97 डिवाइड बाय 116 डिवाइड बाय इंटू 117 डिवाइड बाय 140 और इक्वल टू का बटन, तो अपना आंसर आएगा 83.59। कितना आंसर था, फिर इक्वल टू, फिर रूट और इंटू 100 करना, तो करेक्ट आंसर विल बी 83.59, दैट इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 313 था 1977 में, जब बेस ईयर 1960 था, तो ईयर और CLI और वेजेस बराबर है, तो ईयर अपने को दो लेना है, एक 1960 और एक 1977। CLI यहाँ का 100 है और यहाँ का 313 है, तो आपको लगा 1977 का सैलरी 160 है, ये बताओ कितना होगा। तो कैसे करोगे, इसको x मान लो, तो x ढूंढने के लिए 100 इंटू 160 डिवाइड बाय 313, तो 100 इंटू 160 डिवाइड बाय 313, दैट विल बिकम 51.11, जिसको मैं 51.12 भी बोल सकता हूँ। तो आपका रियल वेजेस इज 51.12। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये किसका होता है, सर ये रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ कौन सा इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। अगर आज के सारे प्राइजेस बेस ईयर के कंपैरिजन में 20% से बढ़ चुके हैं, तो अभी के प्राइजेस क्या होंगे, सर 120 होगा। बेस में 100 होता है, 20% से बढ़ गया तो 100 में 20% ऐड करो, कितना हो जाएगा 120, तो अभी का आंसर 120 हो जाएगा।
क्लियर। इस तरह से मैंने आपको इंडेक्स नंबर भी रिवाइज करवा दिया है। इंडेक्स नंबर मेजॉरिटी चैप्टर थियोरी का है, तो अगेन सजेशन यही है कि आप इंडेक्स नंबर का थियोरी अच्छे से देख लेना, तो आपके सारे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। सम्स किसके आते हैं, फिशर, डॉर्बिश, बाउले, यही सब आता है। तो थियोरी अच्छे से बस पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने पूरा मैथ स्टैट्स एलआर का टोटल 365 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। अगर आप इसको अच्छे से गो थ्रू करोगे तो मेरा अश्योरिटी कि आपका पेपर में से बहुत सारा सम्स आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन लिए थे, आपको लगेगा कि आपने कुछ इफेक्टिव चीज़ किया है। सो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर गो थ्रू करना। आपको मैं इसका अनसॉल्व PDF भेज दूंगा, वो आपको पहले खुद से ट्राई करना है। जो अटक जाओगे आप देख सकते हो, मैं ऐसा व्यूज़ का भूखा नहीं हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए बहुत ज़्यादा, मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर अटक जाता है तो वो पूरा देख लो। किसी को अगर ऐसा है कि मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है, पर्टिकुलर चैप्टर, तो सिर्फ आप वही देखना। क्लियर। सो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर गो थ्रू करना एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करना। मैं आपके लिए पूरा रात भर बैठ के मैंने वीडियो बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे रात से लेकर 6 बज गया सुबह का। एडिट विडिट सब करते करते वीडियो बनते बनते 9-10 बज जाएगा। सो मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना एंड डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। क्लियर। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो त्रिलोक सर मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये PDF में मिल जाएगा। क्लियर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।